हे गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो प्रीवियस वीडियो में हमने इंडियन पॉलिटी को स्टार्ट किया था, लक्ष्मीकांत की सीरीज को स्टार्ट किया था और उसको हम लाइन बाय लाइन और चैप्टर बाय चैप्टर स्टडी करेंगे। और चैप्टर फर्स्ट का जो हमने स्टार्ट किया था दैट इज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और जहाँ पे हमने कंपनी रूल स्टार्ट किया था, ठीक है। और आज हम कंपनी रूल को बिल्कुल कंप्लीट कर लेंगे। जिन्होंने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है उनसे गुजारिश है कि वो फर्स्ट वीडियो देख ले और उसके बाद इस वीडियो के साथ कंटिन्यू करें, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। ओके, सो इस एक्ट में हम स्टार्ट करेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1793 से, ठीक है। अगर आपको याद होगा 1786 का जो एक्ट था जहाँ पे लॉर्ड कॉर्नवालिस को बोला गया कि आप गवर्नर जनरल बन जाओ, किसके, बंगाल के। मगर उसने दो शर्तें रखी कि मैं बंगाल का गवर्नर जनरल तब बनूंगा जब मुझे कुछ स्पेशल केस में स्पेशल पावर मिलेगी कि मैं काउंसिल का जो डिसीजन है उसको ओवरराइड कर सकूं, ठीक है। तो ये जो पावर थी कि ओवरराइड करना काउंसिल के डिसीजन को, ये जो फ्यूचर के गवर्नर जनरल आए, जब गवर्नर थे प्रेसिडेंसीज के जैसे बॉम्बे और मद्रास के, उनको भी ये प्रोवाइड की गई कि आप स्पेशल केस में जो काउंसिल के डिसीजन है उसको ओवरराइड कर सकते हो और खुद के फैसले ले सकते हो, ठीक है। तो इस एक्ट ने भी उसको एक्सटेंड किया फ्यूचर गवर्नर जनरल्स को एंड गवर्नर्स ऑफ प्रेसिडेंसीज को, ठीक है। आई होप पहला पॉइंट क्लियर हुआ होगा। सेकेंड पॉइंट क्या था कि इसने क्या किया, इस एक्ट ने गवर्नर जनरल को और ज़्यादा पावर दे दी और जो सब ऑर्डिनेट प्रेसिडेंसीज थी बॉम्बे और मद्रास की, उनसे और ज़्यादा पावर छीन ली गई। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बोला था कि चार्टर एक्ट नहीं, रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 का था, इसमें क्या किया गया, सेंट्रलाइजेशन करने की कोशिश की गई कि सारी की सारी पावर एक जगह वो लाना चाहते थे, दैट इज बंगाल में, ठीक है। क्योंकि गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया और उसी तरह से जो प्रेसिडेंसीज थी जैसे बॉम्बे और मद्रास हो गया, इनकी वो पावर को छीन लेना चाहते थे ताकि सारी की सारी पावर जो है वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास आ जाए। तो इस एक्ट के दौरान भी उसकी पावर को और बढ़ाया गया और इनकी पावर को छीन लिया गया या काफ़ी हद तक और कम कर दिया गया, ठीक है। ये सेकंड पॉइंट था। अब इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आता है चार्टर एक्ट का, वो है एक्सटेंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया फॉर अबाउट 20 ईयर्स, ठीक है। तो इसने 20 साल के लिए और जो ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली थी, ठीक है, मोनोपोली तो आप समझते हो ना कि सिर्फ जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को ही ये अधिकार दिया गया है कि आप ही इंडिया में ट्रेड कर सकते हो और कोई भी जो ब्रिटिश की कंपनी है वो यहाँ पे आके ट्रेड नहीं करेगी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, आपके एग्जाम में अगर आप देखोगे तो वहाँ पे इन्होंने बोला कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली है, ठीक है, जो उनका ट्रेड करने का अधिकार है उसको 20 साल के लिए और एक्सटेंड किया जाता है, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट क्या आता है हमारे यहाँ पे, द कमांडर इन चीफ नॉट टू बी ए मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल अनलेस ही वाज सो अपॉइंटेड। मतलब क्या हुआ यहाँ पे, देखो कॉर्नवालिस ने एक और कंडीशन रखी थी। दूसरी कंडीशन क्या थी कॉर्नवालिस की, देखो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा है तो आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। तो कॉर्नवालिस की दूसरी कंडीशन क्या थी कि मैं क्या हूँगा, कमांडर इन चीफ भी हूँगा, ठीक है। जो मिलिट्री या आर्मी के जो उस दौरान कमांडर इन चीफ हुआ करते थे, कॉर्नवालिस ने बोला मैं कमांडर इन चीफ भी हूँगा और गवर्नर जनरल भी हूँगा। मगर जो फ्यूचर गवर्नर जनरल थे उनके लिए ये कमांडर इन चीफ की उपाधि नहीं रखी गई, कमांडर इन चीफ अलग रखी गई, ठीक है। सो कमांडर इन चीफ इन्होंने बोला कि ये जो गवर्नर जनरल की काउंसिल है उसका ये पार्ट नहीं होंगे। इस एक्ट में क्या बोला गया, इस एक्ट चार्टर एक्ट ऑफ 1793 में क्या बोला गया कि जो कमांडर इन चीफ होंगे वो गवर्नर जनरल की काउंसिल का पार्ट तब तक नहीं हो सकते जब तक कि उनको उसमें अपॉइंट ना किया जाए, ठीक है। तो ये फोर्थ पॉइंट हो गया। और फिफ्थ पॉइंट क्या आ जाता है हमारा कि मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड देयर स्टाफ टू बी पेड आउट ऑफ द इंडियन रेवेन्यूज, ठीक है। आपने पढ़ा था पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है, मैंने प्रीवियस वीडियो में जो आपको पढ़ाया था पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। तो उस दौरान क्या हुआ था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की कमर्शियल और पॉलिटिकल पावर को, पॉलिटिकल जो फंक्शन था उसको क्या किया गया, सेपरेट किया गया। जो कमर्शियल फंक्शन था उसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर मैनेज करेंगे और जो पॉलिटिकल या रेवेन्यू मैटर्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उसको कौन देखेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगा। इस तरह से उन्होंने जो है डिवीजन किया था पावर्स का, ठीक है। तो अब इस एक्ट में बोला क्या कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल हैं और उसके स्टाफ हैं, ठीक है। अब देखो कर तो वो रहे थे काम, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, ठीक है, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की निगरानी कर रहे थे,
ठीक है, बैठते तो ये ब्रिटिश मतलब ब्रिटेन में ही थे, मगर कर तो ये काम रहे थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो रिवेन्यू मैटर्स हैं इंडिया में, या जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है या पॉलिटिकल फंक्शन है, उनको हम किस तरह से कंट्रोल करें या रेगुलेट करें। ठीक है, तो अब ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत चालाक थी, बोलती कि हम क्यों इनका जो एक्सपेंस है वो उठाएंगे, क्यों ना इंडियन रेवेन्यू से ही इनका एक्सपेंस उठा जाए। ठीक है, तो 5वां पॉइंट ये यहाँ पे हो जाता है, ये हो गया आपका चार्टर एक्ट ऑफ 1793। ठीक है, जो नेक्स्ट वाला एक्ट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ ही आपको ये जेकेएस 2022 का जो प्री का पेपर आया, प्री का क्वेश्चन आया है, उसको भी आपने अटेम्प्ट करना है। मगर पहले आप अगर इस एक्ट को ध्यान से मेरे साथ पढ़ोगे तो आप इस क्वेश्चन का इजी वे में आंसर कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम चार्टर एक्ट ऑफ 1813, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो बहुत क्वेश्चन देखे मैंने इसके। चलो पहला पॉइंट क्या बोलता है, देखो प्रीवियस एक्ट में क्या बोला कि इसकी ट्रेड मोनोपोली जो कंपनी की है वो 20 साल के लिए बढ़ा दी गई। ठीक है, तो पिछला वाला एक्ट देखो कब आया था, 1793 में आया था, और ये वाला एक्ट 1813 में। ठीक है, 1793, इसके 20 साल बाद कौन सा एक्ट आया है, 1813 का। ठीक है, तो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में क्या दिया हुआ है, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला कि बहुत हो गया, तुम्हारी मोनोपोली बहुत हो गई है ईस्ट इंडिया कंपनी, अब तुम्हारी मोनोपोली को अबॉलिश किया जाता है, खत्म किया जाता है, और ब्रिटिश कंपनी को भी अलो किया गया कि वो इंडिया में ट्रेड कर सके। मगर जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली थी टी के ऊपर, ठीक है, चाय के ऊपर, और ट्रेड विद चाइना, ठीक है, चाइना के साथ जो व्यापार था उसमें कंटिन्यू रखी गई, मगर बाकी जो मोनोपोली थी ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड के लिए, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने खत्म कर दी यहाँ पे। ठीक है, तो बेसिकली धीरे धीरे वो ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ से निकालना चाहते थे और डायरेक्ट रूल करना चाहते थे। ठीक है, तो इस तरह से वो 20-20 साल बाद ये चार्टर ला रहे थे। ठीक है, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, उन्होंने दोबारा से असर्ट किया द सोवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ओवर द कंपनी टेरिटरी इन इंडिया। ठीक है, उन्होंने फिर से दोहराया कि ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे हाथों की कठपुतली है, और बेसिक जो पावर है वो ब्रिटिश क्राउन के पास ही है, ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट यहाँ पे आ जाता है, अलाउड द क्रिश्चियन मिशनरीज टू कम इन इंडिया फॉर इनलाइटनिंग द पीपल। ठीक है, तो उन्होंने क्रिश्चियन मिशनरीज को इंडिया में आने के लिए अलाउ कर दिया, ताकि आप अपनी जो एजुकेशन है वो उसको प्रमोट करो और इनलाइटन करो लोगों को। ठीक है, 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए, और 4th इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, इन्होंने प्रोवाइडेड फॉर द स्प्रेड ऑफ द वेस्टर्न एजुकेशन। ठीक है, इन्होंने प्रमोट किया इस एक्ट में, इस एक्ट के दौरान जो वेस्टर्न एजुकेशन है, ठीक है, उन्होंने बोला कि जो ब्रिटिश इनहेबिटेंट, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो टेरिटरी है वो किसके कंट्रोल में है, उन्होंने बार बार बोला कि ये किसके कंट्रोल में है, ब्रिटिश क्राउन के कंट्रोल में है, और ब्रिटिश क्राउन के जितने भी इनहेबिटेंट हैं उनको वेस्टर्न एजुकेशन दी जाएगी। उन्होंने बोला कि इंडियंस को वेस्टर्न एजुकेशन देनी चाहिए, इस एक्ट में ये बात कही गई। ठीक है, फिर उन्होंने बोला कि अलो द लोकल गवर्नमेंट्स टू इम्पोज टैक्सेस। ठीक है, तो बेसिकली जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो ये दिखाना चाहती थी कि हम जो लोकल्स को भी कुछ पावर दे रहे हैं। ठीक है, जो लोकल गवर्नमेंट्स थी इंडिया की, तो उनको इन्होंने थोड़ी पावर्स दी कि आप क्या कर सकते हो, लोगों पर टैक्स लगा सकते हो। ठीक है, थोड़े बहुत टैक्स लगा सकते हो, और अगर आपको कोई टैक्स ना पे करे तो आप उसको मारो, दफनाओ, जो मर्जी करो। ठीक है, मतलब उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता था कि इंडियंस आपस में मरे लड़े जो भी करें। ठीक है, तो उनको तो उनसे कोई लेना देना नहीं था, मगर लोकल लोग भी जो बोलते थे कि हमें भी थोड़ी पावर दे दो, तो थोड़ा सा उनको खुश करने के लिए इन्होंने बोला कि चलो भाई तुम थोड़े से टैक्स लगा देना, और तुम्हें अगर कोई टैक्स नहीं देगा तो तुम उनको पुनिश भी कर देना। ठीक है, तो बेसिकली इसमें किया गया। ओके सॉरी, पता नहीं कहाँ पहुंच गई मैं, मिनट। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट आती है आपकी टेस्ट की बारी, और ये है आपका जीकेएस 2022 एग्जाम का प्री का क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द चार्टर एक्ट ऑफ 1813। ठीक है, तो सीधे सीधे देख लेना आपका ये क्वेश्चन अटेम्प्ट होता है कि नहीं, और अगर आपका ये क्वेश्चन अटेम्प्ट होता है तो आपको पता चलेगा कि आप सही दिशा में पढ़ रहे हो। ठीक है, ये देखो, ये मैंने खुद से तो बनाया नहीं है, सीधा आपके पेपर से स्क्रीनशॉट मैंने लिया है और यहाँ पे लगाया है। ठीक है, तो पहला क्या है, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 जो अभी हमने डिस्कस किया, इट एंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया एक्सेप्ट फॉर ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना। तो पहला पॉइंट है या नहीं है? ठीक है, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अब दूसरा पॉइंट क्या है, इट असर्टेड द सोवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन ओवर द इंडियन टेरिटरी हेल्ड बाय द कंपनी। देखो सीधा सीधा लक्ष्मीकांत से उठाया गया है सेकंड पॉइंट। ठीक है, पहला हो गया, दूसरा हो गया, और तीसरा भी अभी आप देखोगे, देखो यहाँ पे
क्रिश्चियन मिशनरीज वर अलाउड टू एंटर इन इंडिया, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो ये कौन सी हैं, 1 2 3, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आई होप किसी को भी इसमें इसको अटेम्प्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। ये सीधा सीधा क्वेश्चन था, कोई घुमा फिरा के यहाँ पे क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। चलिए अब आती है बारी चार्टर एक्ट ऑफ 1813 की। तो अब आती है बारी चार्टर एक्ट ऑफ 1833, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कौन सा एक्ट था जिसमें जो सेंट्रलाइजेशन है वो मतलब एंड हो गया, ठीक है। 1773 से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सेंट्रलाइजेशन करना स्टार्ट किया और 1833 में आके ये जो था इनका फाइनल स्टेप था टूवर्ड सेंट्रलाइजेशन, ठीक है। जो सेंटर में वो पावर खींच रहे थे उसके लिए ये लास्ट स्टेप था, ठीक है, फाइनल स्टेप था। अब बात आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो कैसा क्या किया उन्होंने कि ये फाइनल स्टेप था सेंट्रलाइजेशन का। देखो उन्होंने कुछ जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया था, अब उसको डायरेक्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया और सारी जितनी भी सिविल मिलिट्री पावर्स हैं सारी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दे दी, ठीक है। मतलब सुप्रीम पावर आ गई गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास, ओके। और ये क्वेश्चन तो आपने कितनी बारी देखा होगा कि हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखो कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। फिर इस एक्ट ने और क्या किया, इसने जो गवर्नर ऑफ बॉम्बे और मद्रास था, ठीक है, उनकी और जो लेजिस्लेटिव पावर्स थी वो भी उन्होंने पूरी तरह से उनसे छीन ली, ठीक है। डिप्राइव द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास ऑफ देयर लेजिस्लेटिव पावर्स, ठीक है। एक तो फंबलिंग बहुत होती है, पता नहीं क्यों यार। द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एक्सक्लूसिव, देखो गवर्नर जनरल ऑफ जो इंडिया बना दैट इज लॉर्ड विलियम बेंटिक, उनको एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर्स दे दी गई इंटायर ब्रिटिश इंडिया की। मतलब जितनी भी जो ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरीज थी, ठीक है, उन्होंने तो ब्रिटिश इंडिया पहले ही बोल दिया था, ठीक है। तो एक्सक्लूसिव जितनी भी लेजिस्लेटिव पावर्स थी वो गवर्नर जनरल के पास चली गई। बॉम्बे और मद्रास से जितनी भी पावर्स थी वो छीन ली गई, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात कि पहले के जो एक्ट थे, ठीक है, प्रीवियस जो एक्ट थे वहां पे जो लॉज बनते थे उनको क्या बोलते थे, रेगुलेशंस बोलते थे, ठीक है। लॉज मेड अंडर द प्रीवियस एक्ट्स वर कॉल्ड एज रेगुलेशन, मगर जो लॉज इस एक्ट के अंदर बने उनको बोला गया एक्ट्स, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात होगी। अब तीसरा पॉइंट यहाँ पे क्या आता है, ended activities of the East India Company as commercial body which become a purely administrative body। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि किस एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी की जो कमर्शियल बॉडी का उसका फंक्शन था, दैट इज द ट्रेड का जो फंक्शन था, उसको पूरी तरह से अबॉलिश कर दिया और अब उसको एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना के रख दिया गया, ठीक है। तो कंप्लीटली उन्होंने उसका वजूद ही खत्म कर दिया जिसके लिए वो यहाँ पे इंडिया में आई थी। क्यों आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, ट्रेड करने आई थी, व्यापार करने आई थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनका जो ये फंक्शन है पूरी तरह से समाप्त कर दिया, ठीक है। तो कंपनी टेरिटरी, और उन्होंने फिर से बोला कि जो कंपनी की टेरिटरी है, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो टेरिटरी है इंडिया में, ठीक है, तो वो किसके नाम पे है, किसके लिए है, तो इन ट्रस्ट फॉर हिज मैजेस्टी, मतलब जो ब्रिटिश का मोनार्क है, ठीक है, जो क्वीन एलिजाबेथ थी उस समय, तो उसकी मैजेस्टी के लिए, हिज हायर्स के लिए है और उसके सक्सेसर्स के लिए है। ईस्ट इंडिया कंपनी का उन पे कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। वो अगर उन पे होल्ड कर भी रही है, उनको रूल कर भी रही है कहीं पे, तो वो किसके लिए कर रही है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए कर रही है, ना कि अपने लिए कर रही है, ठीक है। सो इस एक्ट में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि इस एक्ट ने इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की ओपन कंपटीशन फॉर द सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट्स, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि एक ओपन कंपटीशन होना चाहिए जहां पे इंडियंस भी भाग ले और कोई भी प्लेस, ऑफिस या एम्प्लॉयमेंट को वो होल्ड कर सकते हैं। क्यों इंडियंस को इसमें मौका नहीं दिया जा रहा, ठीक है। तो इस एक्ट ने बोला, और कहीं ना कहीं उन्हीं का स्वार्थ इसमें छिपा हुआ था, बिकॉज जो सिविल सर्वेंट थे हायर पोस्ट पे, उस पे कौन बैठा था, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एम्प्लॉयज थे वो बैठे हुए थे, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं चाहते थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ से भी हट जाए और हम पूरा कंट्रोल जो है वो इंडिया पे ले सकें, ठीक है। मगर जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो कब से रूल कर रही थी, जहाँ पे उसकी मोनोपोली थी, वो थोड़ी चाहेगी कि इंडियंस वहाँ पे आके बैठ जाएं, ठीक है। तो उन्होंने कंप्लीटली इस बात को निगलेक्ट कर दिया, पूरी तरह से इसको ख़त्म कर दिया। ये जो प्रोविज़न था इस एक्ट का, इस चार्टर का, वो इंट्रोड्यूस नहीं हो पाया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने उसको निगलेक्ट कर दिया, ठीक है। अब आती है लास्ट चार्टर की बात, चार्टर एक्ट ऑफ 1853, ठीक है। अगर आप रिवीजन करोगे ना बेसिकली, तो एक काम करो, आप पढ़ो, वीडियो देखो, उसके बाद जब मैं आपको पीडीएफ सेंड करूंगी, ठीक है, पीडीएफ भी आपको जल्दी ही मिल जाएगी, तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी, और सर को भी मैं बोल दूंगी कि वो आपको सेंड कर दे।
और उसके बाद रिवाइज करो और किसी को पढ़ाओ या खुद से ही अपने आप को बोलो, ठीक है। तो इस तरह से रिवाइज करें, एक ही बार में ये नहीं आएंगे गाइस, ऐसे बोलोगे कि एक बार में पढ़ लिया और मेरे को आ गया, तो ऐसा नहीं होगा ये, ठीक है। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 ये लास्ट था चार्टर एक्ट की जो सीरीज चली आ रही थी 1793 से 1853 तक। तो ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंस थी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, अभी हम समझते हैं कि इसका पहला जो फीचर है वो क्या है। इसने सेपरेट किया फॉर द फर्स्ट टाइम द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द गवर्नर जनरल, ठीक है। गवर्नर जनरल की काउंसिल का जो लेजिस्लेटिव था और एग्जीक्यूटिव फंक्शन, उसको इसने पहली बार सेपरेट कर दिया, ठीक है। तो बहुत बार इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि कौन से एक्ट से जो इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम का जो है वो नींव रखा गया, तो वो यही था गाइस, चार्टर एक्ट ऑफ 1853, ठीक है। तो इसने बोला कि जो काउंसिल होगा, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल होगा, उसमें 6 मेंबर्स होंगे, ओके, 6 मेंबर्स होंगे, और इस काउंसिल को कहा गया इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। जो गवर्नर जनरल की लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई उसको बोला गया इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। और ये जो लेजिस्लेटिव विंग थी वो फंक्शन करती थी एज ए मिनी पार्लियामेंट, ठीक है, मिनी पार्लियामेंट के तौर पे। देखो पार्लियामेंट का फंक्शन आ गया ना यहाँ पे, पार्लियामेंट, ठीक है। कब ये पार्लियामेंट्री सिस्टम या उसकी नींव रखी गई इंडिया में, तो यही चार्टर एक्ट था, ठीक है। तो ये जो मिनी पार्लियामेंट की तरह एक्ट करने लगा ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था, और सेम प्रोसीजर फॉलो करता था जैसे ब्रिटिश पार्लियामेंट करती थी, ठीक है। अब बात आती है कि फाइनली ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो ओपन कंपटीशन था फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ द सिविल सर्वेंट्स, ठीक है, जो बोल रहे थे कि सिविल सर्वेंट्स के लिए ओपन कंपटीशन होना चाहिए, जहां पे इंडियंस को भी मौका देना चाहिए कि वो भी हायर ऑफिसेस को क्या कर सके, होल्ड कर सके। तो इन्होंने बोला कि कोऑर्डिनेटेड सिविल सर्विस थ्रोन ओपन टू द इंडियन आल्सो, ठीक है। तो उस दौरान, ठीक है, उस दौरान जो सिविल सर्विसेज थी वो 2 टाइप की थी, एक थी कोऑर्डिनेटेड सिविल सर्विसेज, दूसरी थी नॉन कोऑर्डिनेटेड सिविल सर्विसेज, ठीक है। कोऑर्डिनेटेड सिविल सर्विस जो थी वो हायर सिविल सर्विस थी, ठीक है, और जो नॉन कोऑर्डिनेटेड सिविल सर्विस थी वो लोअर लेवल की सिविल सर्विस थी, ठीक है। तो कभी भी कोऑर्डिनेटिव सिविल सर्विस में इंडियंस को मौका नहीं दिया गया कि वो भी इसका पार्ट बन सके, मगर चार्टर एक्ट ऑफ 1853 ने ये जो प्रोविजन था वो अब पूरी तरह से जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया कि इंडियंस को मौका दिया जाएगा कि वो हायर सिविल सर्विसेज में भाग ले सके, ठीक है। तो इसके लिए एक कमेटी बनाएगी, दैट इज द मैकॉले कमेटी, जो कि 1854 में बनके तैयार होगी, ठीक है। द कमेटी ऑन द इंडियन सिविल सर्विसेज दैट वाज अपॉइंटेड ऑन 1854, ओके, ऑन या इन, ठीक है, कौन सी प्रपोजिशन लगेगी बताइएगा जरा मुझे। अब आती है बारी ये थर्ड वाला जो पॉइंट है इस चार्टर का, दैट इज इट एक्सटेंडेड द कंपनीज रूल बट डिडंट स्पेसिफाई एनी पर्टिकुलर पीरियड, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला कि हाँ कंपनी का रूल तो चलेगा, ठीक है। अब क्या ही रूल चलेगा, ठीक है, सब जगह तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो बेसिकली है दबदबा बना लिया था, ठीक है, उनका कमर्शियल फंक्शन उन्होंने पूरी तरह से खत्म कर दिया, उनकी मोनोपोली खत्म कर दी गई, और कोऑर्डिनेटेड सिविल सर्विसेज में जहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एम्प्लॉयर्स थे या एम्प्लॉयज़ थे वही रहते थे, मगर वहाँ पे भी इन्होंने इंडियंस को इंट्रोड्यूस करने की बात कर दी गई, और इन्होंने बोला कि हाँ कंपनी का रूल चलेगा तो सही, मगर अब इन्होंने कोई भी स्पेसिफिक पीरियड नहीं दिया कि हम 20 साल के बाद एक और चार्टर लाएंगे या कोई और एक्ट लाएंगे, इन्होंने कुछ नहीं बोला, ठीक है। तो ये क्लियर इंडिकेशन था कि कंपनी का रूल कभी भी टर्मिनेट किया जा सकता है जब भी ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहे, ठीक है। तो ये थर्ड पॉइंट था। सो फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है कि फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन दी जा रही है, ठीक है, गवर्नर जनरल के लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ठीक है। क्या हो रहा है, लोकल रिप्रेजेंटेशन दी जा रही है। भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट बोलने लगी कि नहीं यार हमें आप लोगों की बहुत फिक्र है, ठीक है। तो 6 न्यू लेजिस्लेटिव जो मेंबर अपॉइंट होने थे उनमें से जो 4 हैं वो लोकल प्रोविंशियल गवर्नमेंट से अपॉइंट किए गए, ठीक है। मद्रास से, बॉम्बे से, बंगाल से, आगरा से, मद्रास से, बॉम्बे से, बंगाल से, आगरा से, MBA, ठीक है, MBA होता है तो BBA, ठीक है। ये ट्रिक हो जाएगी आपकी कि कहाँ से पॉइंट किए गए, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम, ठीक है। अच्छा बस अभी करेंगे हम क्वेश्चन का आंसर, बिकॉज अगर हमने क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया और हमें पता नहीं चला कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो फिर क्या पढ़ने का मजा हुआ, ठीक है। सो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है, लॉज मेड अंडर दिस एक्ट वॉज कॉल्ड एज एक्ट, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट बोलता है इट एंटेड द कमर्शियल एक्टिविटी ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द कंपनी बिकम ए प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, ठीक है। कंपनी स्टैट्यूटरी इन इंडिया वर कॉल्ड इन ट्रस्ट फॉर हिज मैजेस्टी, हिज हायर्स एंड सक्सेसर्स।
introduce a system of open competition for the selection of civil servants and Indian should not be debarred from holding any post in the company. ठीक है, ये पोस्ट हो गया, देखो पोस्ट है, ओके. Which of the above are the features of the Charter Act of 1833? ठीक है, तो कौन सा चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के फीचर हैं? सो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, बिकॉज ये सारे के सारे फीचर हैं, ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ. क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप खुद दोगे, इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगी. सब लोग क्वेश्चन नंबर 2 डाल के कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखेंगे. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 2 इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज फॉर द फर्स्ट टाइम द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल वर सेपरेटेड आउट. ठीक है, ये मैंने अभी आपको पढ़ाया है, तो ये मैं ज़्यादा एक्सप्लेन यहाँ पे नहीं करूँगी, इसका आंसर आप मुझे दोगे. और क्वेश्चन नंबर 3 है विच एक्ट वाज कंसीडर्ड द फाइनल स्टेप टूवर्ड्स द सेंट्रलाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया. ठीक है, तो इसका भी आप मुझे आंसर दोगे. कमेंट सेक्शन में सभी के आंसर चेक करूँगी. ठीक है, तो आपको खुद पता चलेगा कि इन क्वेश्चन के आंसर आप लगा सकते हो या नहीं. ठीक है, सब पढ़ा दिया मैंने डिटेल में, अब कोई टेंशन नहीं है. ठीक है, तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे हम? शाबाश, क्या पढ़ेंगे? ठीक है, कंपनी रूल हमने पढ़ लिया, अब हम क्राउन रूल पढ़ेंगे. ठीक है, जो 1857 के बाद आया है. ठीक है, क्योंकि रिवॉल्ट हुआ था 1857 का, द सिपाही म्यूटनी आप बोल सकते हो, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोल सकते हो. ठीक है, वो तो हिस्ट्री में पढ़ा जाता है, मगर हम उसके बाद का रूल पढ़ेंगे, क्राउन रूल, जहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डायरेक्टली इंडिया पे रूल करना स्टार्ट कर दिया. ओके, सो तब तक के लिए आप रिवाइज कीजिए, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, डोंट वरी फॉर दैट. अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि मैम VLW के हिसाब से पढ़ाओ. देखो VLW है, इसमें जो आपके देखो आपके सिलेबस में जो भी टॉपिक्स हैं, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, ये एक्ट्स आपकी हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट. ठीक है, इनमें से देखो आप कौन सा क्वेश्चन नहीं बनता है. ठीक है, अब बात आती है कि VLW के हिसाब से, तो मैं सब यहाँ पे पढ़ाने की कोशिश आपको कर रही हूँ, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी है आप यहाँ से उठा के ले सकते हो. ठीक है, तो ये स्पेसिफिकली मतलब हर जो आपका एग्जाम आएगा और जहाँ पे भी पॉलिटी पूछी जाएगी, आप वहाँ पे इजी वे में क्वेश्चन टैकल कर सको, बस यही है मेरा यहाँ पे मकसद. बाकी आप खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए. बाय बाय, टेक केयर.